नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीवी टीएफडी इंडिया में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का सीएम शुभेंदु अधिकारी बन गए। बहुत विशाल जनसभा को संबोधित किया गया, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने किया। लेकिन बंगाल के अंदर कई सारी चीजें ऐसी देखने को मिली जो चिंता में डालती है। हर राज्य के मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के आए हुए थे। एनडीए का मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू पहुंचे हुए थे, लेकिन नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री मोदी का निमंत्रण ठुकरा दिया और बहुत जबरदस्त तरीके का ठुकराया। हम उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन शुभेंदु अधिकारी सीएम बनने के बाद ममता बनर्जी का कितना चुनौती भारतीय जनता पार्टी को सामना करना पड़ेगा, कितनी चुनौती। क्योंकि ममता बनर्जी का विपक्ष का रोल अभी तक मोदी ने देखा नहीं है और ना ही शुभेंदु अधिकारी ने। लेकिन ममता बनर्जी एक जुझारू हैं और ममता बनर्जी के पास इस वक्त कोई रास्ता है नहीं। अगर मजबूती से खड़ी नहीं रही ममता बनर्जी और लड़ती हुई नहीं दिखी ममता बनर्जी, तो ममता बनर्जी के 80 विधायक और 29 सांसद जो हैं वह टूट जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी तोड़ ले जाएगी। वैसे भी महुआ मोइत्रा जो जुझारू सांसद हैं ममता बनर्जी के, चर्चा इस बात की छिड़ गई कि वह भारतीय जनता पार्टी में जा सकती है और उनके साथ में एक दो और। यह कितना संभव होगा यह तो बाद में पता चलेगा। लेकिन अगर टूटते हैं तो 15 टूटने पड़ेंगे, नहीं तो उनकी लोकसभा की सदस्यता रद्द हो जाएगी, जो बड़ी चिंता में डालने वाली होगी। विधायक अगर टूटते हैं तो कम से कम 41 विधायक टूटने पड़ेंगे, तब उनकी सदस्यता बचेगी, अन्यथा सदस्यता रद्द हो जाएगी। तो ऐसे में टूट जाएगी पार्टी या बच जाएगी, यह तो आने वाला वक्त ममता बनर्जी की सक्रियता पर निर्भर करता है। लेकिन एक अहम चीज है कि ममता बनर्जी जिस मुद्दे को लेकर के अब चल रही है और शुभेंदु अधिकारी जो प्रतिद्वंदी हैं उनके, वह ममता बनर्जी के ऊपर किस तरह का एक्शन लेंगे, किस तरह का प्रेशर और दबाव डालेंगे प्रशासन का, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। क्योंकि पहली बार वह सीएम बने हैं और ममता से हिसाब चुकता करना है, अपनी सत्ता को पुख्ता करना है, तो किस तरह का बर्ताव रहेगा यह तो वक्त बताएगा। लेकिन ममता बनर्जी को अपनी पार्टी बचाने के लिए सड़कों पर दिखना पड़ेगा और अपने कार्यकर्ताओं को भी साथ जोड़ना पड़ेगा, जो कार्यकर्ता अब कहीं ना कहीं डर से भाजपाई होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन के साथ और कांग्रेस के छतरी के नीचे खड़ा होने के लिए मजबूर हो चली हैं और रहेंगी, तभी वह बचेंगी, अन्यथा बचेंगे नहीं तो अकेली आवाज कोई सुनने वाला नहीं होगा। और इंडिया गठबंधन के छतरी में रहेंगी तो पूरा इंडिया गठबंधन उनके साथ खड़ा होगा, फिर भाजपा के लिए भी तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल होगा। लेकिन दूसरी तरफ बड़ी महत्वपूर्ण है कि जिस एनडीए की मैं बात कर रहा था, एनडीए के तरफ से चंद्रबाबू नायडू, जिनके 16 सांसद और पवन कल्याण 2 सांसद, 18 सांसद का नेतृत्व करने वाले चंद्रबाबू नायडू पहुंचे हुए थे। लेकिन चंद्रबाबू नायडू के चेहरे पर जो भाव था वह भाव शोभनीय नहीं था। वह बहुत चिंतित थे और कहीं न कहीं मायूस भी थे और कहीं न कहीं उनके चेहरे पर एक ऐसी झलक निकल रही थी जो लग रहा था कि वह डरे और सहमे हुए से हैं, यह प्रतीक हो रहा था। वजह साफ था कि आंध्र प्रदेश के अंदर एसआईआर की शुरुआत हो गई है और एसआईआर की शुरुआत होने से उन्हें पश्चिम बंगाल बार बार ममता बनर्जी का चेहरा उनके दिमाग में घूम रहा होगा। क्योंकि जिस एसआईआर के तहत ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल में समाप्त कर दिया गया, उनकी राजनीति को 15 साल के सत्ता को उखाड़ फेंका गया और बंगाल के अंदर जो बवाल कराया गया, जो अभी भी जारी है, इस बवाल को और उस चुनाव को जिसके तहत उन्हें हटाया गया एसआईआर के तहत,
वही एसआईआर आंध्र प्रदेश के अंदर शुरू हो चुका है। और जब आंध्र प्रदेश के अंदर एसआईआर शुरू हो चुका है तो कहीं बंगाल वाली रणनीति भारतीय जनता पार्टी अंदर खाने आंध्र प्रदेश में तो नहीं अपना रही है। इस बात का एक खौफ चंद्रबाबू नायडू के अंदर है। चंद्रबाबू नायडू को नरेंद्र मोदी को समर्थन देने की कीमत अपनी सत्ता गंवा करके चुकानी पड़ सकती है। यह खौफ और डर तो उनके अंदर है। ऐसे में एक असमंजस सी परिस्थिति है कि चंद्रबाबू नायडू मोदी सरकार के साथ रहे या ना रहे, लेकिन सोच में जरूर डूब गए हैं। ऐसे में नीतीश कुमार को भी बुलाया गया था, निमंत्रण बकायदे इनवाइट किया गया था, लेकिन नहीं आए क्योंकि नीतीश कुमार अब बहुत मुश्किल में पड़ गए हैं। सीएम की कुर्सी तो सौंप दिया। तेजस्वी यादव सही कहते थे कि 25 से 30 फिर से नीतीश का नारा लगा था और 6 महीने में नीतीश फिनिश हो गए, यानी कि 6 महीने में कुर्सी उठा करके फेंक दिया गया उनको। और जो कहा जाता था कि टाइगर अभी जिंदा है बिहार का, नीतीश कुमार का तस्वीर दिया जाता था, उस टाइगर का अता पता नहीं है, वह मुंह फुला करके बैठा हुआ है। सबसे बड़ी दिक्कत यह है। अब नीतीश क्यों नहीं गए, ऐसी क्या बात हो गई? जिस दिन कैबिनेट विस्तार हुआ, अमित शाह एक रात पहले पहुंच गए थे। अमित शाह ने निशांत कुमार को कैबिनेट मंत्री बना करके स्वास्थ्य मंत्रालय तो दिला दिया, लेकिन दोनों डिप्टी सीएम का पोस्ट जेडीयू से छीन लिया, क्योंकि विजय चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव जो 2 डिप्टी सीएम थे, विजय चौधरी के पास 10 मंत्रालय और विजेंद्र प्रसाद यादव के पास में 5 मंत्रालय थे। ऐसे में अब सिर्फ 2 और 1 मंत्रालय रह गया है। ऐसे में डिप्टी सीएम का पोस्ट हट गया। इस बात की पुष्टि तब हुई जब कैबिनेट विस्तार का एक लिस्ट जारी हुआ सरकार का। उसमें सम्राट चौधरी के नाम के नीचे मुख्यमंत्री बिहार लिखा हुआ था, लेकिन विजय चौधरी और विजेंद्र यादव के नाम के नीचे डिप्टी सीएम नहीं लिखा हुआ था। इससे यह पता चलता है कि डिप्टी सीएम का पोस्ट जेडीयू से छीन लिया गया है। जबकि नीतीश कुमार यह कहते थे कि गृह मंत्रालय भी चाहिए, डिप्टी सीएम पोस्ट भी चाहिए 2 और स्पीकर का पोस्ट भी चाहिए। दुविधा में दोनों गए और रहीमन मिले न राम। नीतीश कुमार को कुछ नहीं मिला, दिखा दिया ठेंगा। सीएम की कुर्सी भी गई, डिप्टी सीएम की भी कुर्सी गई, गृह मंत्रालय भी नहीं मिला और स्पीकर का पद भी नहीं। यानी कि जेडीयू को जब चाहे जैसे चाहे भारतीय जनता पार्टी तोड़ लेगी, ललन सिंह और संजय झा की मदद से। यह सारे कारनामों का जो मुखिया है वह कहीं नहीं कहीं कहा जाता है कि ललन सिंह और संजय झा हैं, क्योंकि वह शुरू से चुनाव के पहले से जो प्रेशर और पार्टी को हाईजैक करने की कोशिश कर रहे थे वह कहीं ना कहीं सफल हुआ। लेकिन नीतीश कुमार, इस तरह से नीतीश कुमार की विदाई हो जाएगी और इस तरह से निशांत कुमार की एंट्री होगी, यह किसी ने नहीं सोचा था। एक बात तो सत्य है कि नीतीश कुमार का खेल खत्म है और निशांत कुमार ऊपर उठ नहीं पाएंगे, उड़ने की कोशिश करेंगे तो पंख काट दिए जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के अंदर अब भारतीय जनता पार्टी अपना वर्चस्व जमाने में अमित शाह ने अपनी टीम को उतार दिया है। मायावती का लगातार नाम आ रहा है कि मायावती को मजबूत कर दिया जाए उत्तर प्रदेश में, ताकि विपक्ष से लड़ाई जो है वह आसान हो जाए। क्योंकि मायावती अगर सक्रिय होती हैं और मायावती मजबूत होती हैं तो उससे अखिलेश यादव को दिक्कतें होंगी और भारतीय जनता पार्टी आसानी से चुनाव जीत सकती है। लेकिन अगर मायावती कमजोर हो रही हैं और विपक्ष मजबूत हो रहा है, राहुल गांधी जिस तरह से लड़ाई लड़ रहे हैं और राहुल गांधी की लोकप्रियता जिस तरह से बढ़ रही है, अखिलेश और राहुल की जोड़ी एक हो गई चुनाव के अंदर, तो 2024 वाला परिणाम दोहराया जा सकता है जो भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ कर दिया था। ऐसे में योगी आदित्यनाथ बहुत अहम हो जाते हैं। योगी आदित्यनाथ को अमित शाह कतई पसंद नहीं करते और 2027 में जब चुनाव जीतेगी अगर भाजपा, तो सीएम योगी आदित्यनाथ को नहीं बनाया जाएगा। लाइन में सबसे अव्वल नंबर पर केशव प्रसाद मौर्य और सेकंड नंबर पर ब्रिजेश पाठक हैं, जो अमित शाह के बहुत खास माने जाते हैं।
और अमित शाह अपने खास को ही सीएम बनाते हैं, जैसे शुभेंदु अधिकारी को सीएम बना दिया बंगाल में। अब ऐसे में योगी आदित्यनाथ जब यह जानते हैं कि उनको खत्म कर दिया जाएगा और चुनाव उन्हीं के चेहरे पे लड़ा जाएगा, तो क्या योगी आदित्यनाथ कोई ऐसा खेल करेंगे जैसे 2024 में नरेंद्र मोदी के साथ हो गया कि 65 लोकसभा सीटों से 33 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आ गई? क्या ऐसा कुछ हो जाएगा, या भाजपा योगी आदित्यनाथ को ठिकाने के करने के लिए कुछ ऐसा गणित बैठाएगी कि कुछ कम अंतर से समाजवादी पार्टी की सरकार बने और बाद में विधायक तोड़ करके अपना बना लिया जाए, योगी आदित्यनाथ को साइड कर दिया जाए? कुछ भी संभव है, लेकिन यह सब कुछ तब होगा जब मायावती मजबूत होंगी। भारतीय जनता पार्टी की पहली प्राथमिकता इस वक्त जो चल रही है मायावती को मजबूत करने का, लेकिन मायावती के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। मायावती काफी दिनों से शांत पड़ी हुई है, उनका लोकसभा या राज्यसभा में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। विधानसभा में एक उमाशंकर सिंह सिर्फ विधायक है, वह भी योगी आदित्यनाथ के बहुत खास हैं। ऐसे में मायावती को अगर भारतीय जनता पार्टी मजबूत करना चाहती है तो फंड भी रिलीज करेगी, लेकिन मायावती अगर अपनी पार्टी के लिए लड़ती हुई नहीं दिखी और यह दिखी अगर चुनाव में कि वह भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए चुनाव लड़ रही हैं, तो ऐसे में जनता, जो बहुजन समाज के लोग हैं, वह मायावती पर भरोसा नहीं करेंगे। वैसे भी मायावती का भरोसा अब टूट रहा है लोगों के बीच, क्योंकि संविधान का हो या मान्यवर काशीराम की बात राहुल गांधी करते हैं, इसके तरफ उधर झुकाव ज्यादा है, लेकिन इससे यह कतई नहीं कहा जा सकता कि मायावती का वर्चस्व नहीं है। मायावती का अभी भी वर्चस्व है। मैंने कहा मायावती अगर पार्टी के लिए और अपने समाज के लिए लड़ती हुई दिखी तो वह बहुत बड़ी चुनौती बन जाएंगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए लड़ी तो उनके लिए एक नई संकट आ जाएगी। ऐसे में तमिलनाडु के अंदर टीवी के विजय थलापति को अब बहुमत का आंकड़ा 118 नहीं 121 विधायकों का मिल गया है। राज्यपाल ने जो नाच नचाया विजय को, वह बड़ी महत्वपूर्ण रहा। संविधान और कानून को तार तार कर दिया, मर्यादा को भी तोड़ डाला राज्यपाल ने। कहीं न कहीं दिल्ली के रिमोट से चल रहे राज्यपाल राज्यों के यह एक चिंता का विषय बन गए हैं। जिसे लोकतंत्र और संविधान को बनाए रखने की जिम्मेदारी है, वही लोकतंत्र और संविधान का गला घोट रहा है। 3 दिनों से विजय थलापति बहुत परेशान थे, दिन भर राज्यपाल के पास चक्कर लगाते थे और जब बहुमत इकट्ठा कर लिया तब राज्यपाल ने कहा मैं केरल जा रहा हूं, अभी समय नहीं है। लेकिन घेर लिया विधायकों ने और उन्हें वह पत्र लेना पड़ा। अब कब शपथ लेते हैं यह वक्त बताएगा, लेकिन अब टीबीके की सरकार बनने से कोई नहीं रोक सकता। भारतीय जनता पार्टी का एक विधायक होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र के तहत राज्यपाल के जरिए खेल करके तमिलनाडु में सरकार बनाना चाहती थी, लेकिन तमिलनाडु में जो झटका कांग्रेस ने दिया है भारतीय जनता पार्टी को, जीवन भर मोदी शाह याद रखेंगे। आखिरकार एडीएमके और डीएमके को एक साथ ला करके भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में आना चाहती थी, वह इरादा सपना चकनाचूर हो गया। आखिरकार कांग्रेस ने एंट्री मारी, 5 विधायकों का समर्थन दिया और विजय थलापति को समर्थन जुटाने में अहम भूमिका राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने निभाया। ऐसे में एक इंडिया गठबंधन का वर्चस्व और बढ़ेगा, लेकिन कांग्रेस और डीएमके के बीच खटास आ गया। डीएमके स्टालिन ने कांग्रेस से गठबंधन तोड़ लिया, लेकिन राहुल गांधी को कोई परवाह नहीं कि आप तोड़ रहे तो तोड़ दो, लेकिन सांप्रदायिक ताकतों को रोकने के लिए कांग्रेस जो भी करना होगा वह करेगी, किसी के दबाव में नहीं आएगी, यह राहुल गांधी ने कह दिया। अब दूसरी चीज की एनडीए के अंदर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार यह जो हैं, जिस तरह नीतीश कुमार को खत्म किया जा रहा है, धोखा दिया गया, और चंद्रबाबू नायडू जिस तरह से सहमे हुए हैं, यह 30 सांसद 12 नीतीश कुमार के, 16 चंद्रबाबू नायडू के, 2 पवन कल्याण के, टोटल 30 सांसद होते हैं। यह 30 सांसद क्या अब नरेंद्र मोदी को सबक सिखाएंगे? एनडीए गठबंधन टूट जाएगा अपने वर्चस्व को बचाने के लिए, या फिर यह दोनों नीतीश नायडू खत्म हो जाएंगे पूरी तरह से मोदी के षड्यंत्र में? यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। आने वाला वक्त चुनौतीपूर्ण है,
दूसरी तरफ मायावती का भी क्या स्टैंड होगा, कितनी सक्रियता होगी, कितनी मान्यता होगी, यह भी देखना बड़ी महत्वपूर्ण है। लेकिन मायावती उत्तर प्रदेश में फैक्टर है और बंगाल से पूरा षड्यंत्र शिफ्ट होकर राजनीति अब उत्तर प्रदेश में शिफ्ट हो गई है, जो अखिलेश यादव के लिए बहुत बड़ी एक चुनौती बन गई है। बाकी आप दर्शक क्या सोचते हैं, आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें, और आपने टीवीटी अपडेट इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा टीवीटी अपडेट इंडिया को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।